तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पाली का अपवर्जन नियम, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी यानी हुंड का बहुलता नियम, ऑफवा नियम, N+L नियम आदि का अध्ययन किया। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं तत्वों की। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें पहले आवश्यक होती हैं, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अगर वो चीज़ें हमको आ जाएंगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ही सरल कार्य हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बच्चों सबसे पहली चीज क्या आवश्यकता होगी कि उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसकी जानकारी कहां से मिलेगी? तत्वों के परमाणु क्रमांक से। तो अब ये जो तत्वों के परमाणु क्रमांक से क्या जानकारी मिलेगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये महत्वपूर्ण चीज। फिर दूसरी चीज, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विभिन्न कोशों की उपकोशों में भरे जाते हैं। तो किसी भी उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाएंगे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अब ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अगर मालूम है तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो S, P, D, F ये चार उपकोश होते हैं। अब इनमें S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये जब उपकोशों की जो धारियता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के धारण करने की जो क्षमता है, तो ये मालूम अगर रहेगी तो हम लोग कभी भी भूल से किसी भी उपकोश में उसके अधिकतम संख्या से अधिक संख्या नहीं भर सकते। तो ये जानकारी होना चाहिए। तो यस उपकोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, P में कितना? 6, D में कितना? 10, F में कितना? 14। अब तीसरी चीज क्या अनिवार्य है कि ये जो विभिन्न उपकोश हैं उनके ऊर्जा का क्रम क्या है। इससे क्या होगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं बच्चों तो उपकोशों के बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरते हैं। तो अगर हमको क्रम मालूम है तो उस क्रम के अनुसार भरते चले जाएंगे। तो ये क्रम क्या है? तो नंबर 3, उपकोशों के ऊर्जा का क्रम। ये क्रम है 1s is lesser than 2s is lesser than 2p, 2p के बाद आता है is lesser than 3s is lesser than 3p, 3p के बाद देखिए बच्चों आना चाहिए 3d, लेकिन नहीं, 3p के बाद आता है 4s
4s के बाद 3d, अब इसके बाद आता है 4p, और 4p के बाद तब आता है 5s, 5s। अब 5s के बाद अब देखिए यहां पर 4p हो गया, तो 5s के बाद आता है 4d, 4d के बाद आता है 5p, अब 5p के बाद आता है बच्चों 6s, 6s, फिर आता है 4f, 4f, फिर आता है बच्चों 5d, फिर आता है बच्चों 6p, फिर आता है बच्चों 7s। तो ये अगर क्रम मालूम है, यानी उपकोषों के बढ़ते हुए ऊर्जा का क्रम मालूम है, तब हम लोग ये पता कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s, फिर किस में जाएगा 2s, फिर किस में जाएगा 2p, फिर किस में जाएगा 3s, फिर किस में जाएगा 3p, अब 3p के बाद कहां जाएगा 4s, ध्यान देना है। तब उसके बाद जब 4s भर जाएगा तब कहां जाएगा 3d, 3d के बाद तब कहां जाएगा 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद तब 4d में जाएगा, अब 4d के बाद तब कहां जाएगा 5p में, तब जाएगा 6s, तब जाएगा 4f, तब जाएगा 5d, तब जाएगा 6p, तब जाएगा 7p। अब अगर ये तीन चीजें मालूम हैं तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब आइए उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। अब बच्चों जैसे है सोडियम, अब सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, यानी Z बराबर 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 11। अभी मैंने बताया था कि अगर तत्व का परमाणु क्रमांक मालूम है Z बराबर 11, या नीचे जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 11। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, भरिए 1s अधिकतम 2, इसके बाद 2s 2, फिर इसके बाद 2p 6, अब 2 2 4 6 10, इसके बाद 3s 1। अब देखो आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने लिख लिया कि 1s2 2s2 2p6 3s 1, उसी ऑर्डर में क्रम में बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में। अब बच्चों जैसे हमको लिखना है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, अब ये Z बराबर 17, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2, 2s 2, 2p 6 10 हो गया, 3s 2 12 हो गया, अब बचा कितना 5, तो 3p 5, 3p 5। अब आराम से हम लोगों ने लिख लिया, और ये ध्यान देंगे हम लोग देखते जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना बच रहा है। अब जैसे मान को हमको लिखना है पोटेशियम का 19, तो इसका Z बराबर 19, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19, अब 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6, तो कितना 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अब कितने बचे 2, यानी 4s2, आराम सॉरी 4s1, क्योंकि 19 है ना, तो 4s1। अगर मान लो कि तुमको आ जाए स्कैंडियम का लिखना है बेटा, तो स्कैंडियम का कैसे लिखेंगे, तो Z बराबर 21, अब Z बराबर 21 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 2 4 6 10 2 12 6 18, 4s2 18 2 20, एक बचा, अब ये कहां जाएगा 3d1। इस तरह से जैसे बच्चों हम लोगों को लिखना है, ये है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, तो Z बराबर 35, तो E बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 35। अब कैसे लिखेंगे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद 4s2
4, फिर 3d10। अब 3d10 हो गया। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कुल, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 7 27। अब 3d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5p में, सॉरी 4p में। तो इसके लिए 4p कितना बचा, कितना बचा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, कितना बचा 5। तो 4p 5। अब ये आसानी से आ गया। लेकिन बच्चों ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं वो तो बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में, किसके, उपकोषों की। लेकिन मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताइए कि ब्रोमीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन का बाह्यतम कोष कौन सा है, चौथा, यानी 4s2 और 4p5। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए बच्चों कि स्कैंडियम में क्या स्थिति है, तो स्कैंडियम के बाह्यतम कोष यानी चौथा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उससे जो पिछला कोष 3d है वो इनकम्प्लीट, अपूर्ण है, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसका मतलब कि वो d इनकम्प्लीट है। इसका मतलब कि जो अभी उसके पीछे का कोष है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट, बाहर के को सबसे बाहरी कोष को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट, उससे एक कोष पीछे पेनल्टीमेट, उससे 2 कोष पीछे को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। बच्चों कहीं कहीं अपवाद भी आते हैं, तो जहां अपवाद होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतर आ जाता है। अब ये अंतर क्यों आता है, उसका कारण क्या है, वहां अस्थायित्व कारण बनता है। अब अस्थायित्व का क्या है, अस्थायित्व के लिए बच्चों ये ध्यान रखना है कि आधा भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ, ये जो उपकोष होते हैं ये ज्यादा अस्थाई होते हैं अपेक्षाकृत किसके, उसके जो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो आधे या पूरे भरे हुए उपकोष अपूर्ण उपकोषों की तुलना में अधिक अस्थाई होते हैं। तो जहां ऐसी संभावना होती है वहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद आ जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, यानी Z बराबर 24, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 24। अगर हम अभी जो मैंने बताया उसके अनुसार लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया और 3d4। लेकिन बच्चों यहां ये पूर्ण है, लेकिन ये क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि आधा कब होगा, जब 5 होगा। तो ये तो अस्थाई है, लेकिन ये क्या है, अस्थाई। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तब क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब देखो ये दोनों अस्थाई हो गए, क्यों, क्योंकि ये भी आधा भरा हुआ है और ये भी आधा। तो ये आधा आधा नहीं, दोनों अस्थाई हो गए। यहां क्या था, यह अस्थाई था, यह क्या था, अस्थाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये यही होता है, ये नहीं होता। इसी तरह से बच्चों कॉपर है, कॉपर का 29, तो Z इक्वल टू 29, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी जो मैंने बताया सिद्धांत की बढ़ते हुए उप कोशों के ऊर्जा के क्रम में, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब देखो बच्चों ये पूर्ण है, लेकिन ये क्या है, अपूर्ण है। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब ये आधा हो गया और ये पूर्ण हो गया।
तो जब ये आधा हुआ तो ये अस्थाई पहले से है, अब बेअस्थाई है, और ये अपूर्ण था, पूर्ण हो गया तो ये अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। तो ये दो बच्चों अपवाद के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद, या इनको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं? और भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, लेकिन यहां तक ये अपवाद हैं। जो कैसे, क्यों होते हैं? उसका कारण होता है अस्थायित्व। और स्थायित्व का कारण क्या है बच्चों? कि आधा भरा हुआ और पूर्ण भरा हुआ जो कक्षक होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। तो जहां पे ऊर्जा कम होती है बच्चों, वह निकाय अस्थायी होता है। एक चीज ध्यान रखना, जो भी निकाय होगा लोअर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, जहां उच्च ऊर्जा होगी हायर द एनर्जी लेसर द स्टेबिलिटी। तो इसी सिद्धांत पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद हैं। इन्हें भी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि अपवाद क्यों हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गए। थैंक यू, धन्यवाद।